हेलो, सभी महानुभाव को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने एक्सपोजर टिप्स की बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि फुटबॉल क्लब्स या जिनको हम कम्युनिटी फुटबॉल सेंटर्स बोलते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है। अभी पूरे विश्व में हम दो तरह के कंट्री देखते हैं। एक है कि कम्युनिस्ट ब्लॉक है, एक नॉन कम्युनिस्ट ब्लॉक है। कम्युनिस्ट ब्लॉक में क्या होता है कि वो स्पोर्ट्स को यूज़ करते हैं एज ए सॉफ्ट पावर, दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने अच्छे हैं। वहाँ पर एक सेंट्रल स्कीम बन जाती है, वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो जाती है। हम सब जानते हैं कि मतलब 5 साल का बच्चा अगर आपका सिलेक्ट हो गया तो अब वो आपका बच्चा नहीं है, वो नेशन का बच्चा हो गया। सो दे यूज़ एज ए टू शो पावर। एक नॉन कम्युनिस्ट ब्लॉक है, तो जैसे हाँ इंडिया भी है। तो जो दूसरे हैं वो सब जगह आप देखेंगे क्लब्स के थ्रू उनकी सारी अचीवमेंट होती हैं, हर एक गेम की। ऑफ कोर्स फुटबॉल में ज़्यादा है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर अपना सिस्टम है। यहाँ एजुकेशन और स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ये स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब सेंटर की पॉलिसी ज़रूरी नहीं स्टेट इम्प्लीमेंट करे जब तक एजुकेशन और स्पोर्ट्स का ताल्लुक है। 3 लिस्ट बनी हुई हैं, जिसमें एक तो सेंटर की है लिस्ट जो सेंटर की करेगी सबको इम्प्लीमेंट। एक होती है स्टेट लिस्ट, वो स्टेट वाले काम करेगी। एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है कि उसमें दोनों अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स है और एजुकेशन है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसमें पहली बात तो ये कि सेंट्रल स्कीम बनी, ज़रूरी नहीं कि वो करें। इसमें एक बड़ा अच्छा मेरे को इंसिडेंस याद आ रहा है। वही सुब्रतो कप में हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर उज़्बेकिस्तान की टीम आई थी। उनके हेड कोच थे डॉक्टर रुस्तम मुकरमोव, बाद में इंडिया के भी कोच बने हैं वो। तो वहाँ हम लोग बैठते थे, तो वो काफ़ी पसंद करते थे और हमारा डिस्कशन होता था काफ़ी जगह। तो उन्होंने एक टीम, सुब्रतो की टीम देखी, बड़ी पसंद आई। तो अच्छा कि भाई इसको आप जो है करिए स्पीड कैसे डेवलप, अगर इस टीम में स्पीड डेवलप हो जाएगी तो बहुत अच्छी टीम बनेगी। मैंने कहा ठीक है, और हमारे ये डिस्कशन होते थे। तो ही वॉज इम्प्रेस्ड कि आप बताइए, अब जो मेरे को बता रहे थे स्पीड कैसे डेवलप करते इसको बताइए। मैंने कहा मेरे अंडर नहीं काम करता है ये, वो किसी स्कूल की स्टेट की टीम लेके आया था। कहते क्या मतलब, मैंने देखा आपकी बहुत हाई रिगार्ड पे करते हैं, ये आपके पैर छूते हैं आके। मैंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन मेरा कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं, मेरी पास अथॉरिटी है कि मैं इसको बताऊं कि भाई ये कमी है, इसको ऐसे ऐसे पूरा करो। और मेरे को, क्योंकि वो उज़्बेकिस्तान के थे, ये तो अभी रशिया से अलग हुए थे कम्युनिस्ट ब्लॉक, मेरे को 2 दिन लगे समझाने में कि इंडिया का स्पोर्ट्स सिस्टम क्या है। उन्होंने कहा कि आपको तो बहुत टाइम लगेगा इसमें ऊपर आने में। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर नेशनल कोच हूँ और मेरे अंडर 100 से ज़्यादा स्कूल हैं, और मेरी फ़िलासफ़ी ऑफ कोचिंग फ्लो होती है पूरे 100 के 100 स्कूलों में। तो इस तरह मैंने कहा यहाँ तो कोई हायरार्की नहीं है कोचिंग की। आप कहीं देख लीजिए, कोई भी जूनियर कोच सीनियर कोच के अंडर काम नहीं करता है। वहाँ साई में भी हो, सेंट्रल स्कीम में भी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, कोचेस कोई भी जूनियर कोच सीनियर कोच को रिपोर्ट नहीं करता है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारी पूरी पॉलिसी के अंदर। पर अब चलो, है तो है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम वो बात। तो यहाँ पर ये हमारी एक ये समस्या है कि हायरार्की नहीं है हमारे यहाँ। दूसरी हमारे पास जो स्कीम्स हैं वो क्या है, वो सारे की सारी आप उठा के देख लीजिए, 12 से 16 साल के बच्चों के लिए स्कीम है। जबकि हम जानते हैं कि एज स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पैटर्न के ऊपर, लर्निंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, उसको होना चाहिए। तो हमारे यहाँ अंडर 8 to 12 को ट्रेनिंग ही नहीं है। 16 साल के बाद ही कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्कीम नहीं है गवर्नमेंट की या स्टेट की या सेंटर की।
मतलब हम किस्म से ये कह सकते हैं कि बस हम 8वीं 9वीं 10वीं को पढ़ाएंगे, ना उससे पहले पढ़ाएंगे ना उसके बाद पढ़ाएंगे। तो और हमारी सोसाइटी भी ऐसी है, जैसे मैं आपसे शेयर करूं, एक बार और भी एक्सपोजर ट्रिप के बारे में भी मैंने शेयर करा था। एक बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, बहुत बड़ी स्कीम है, फुटबॉल की चल रही थी, और हमने पूरे स्टेट में टैलेंट स्काउटिंग करा के और बच्चों को काफ़ी अच्छी एसी रूम्स और अटैच टॉयलेट बाथरूम्स वगैरह हमने दिए। उतनी देर में बच्चे आ रहे थे तो एक आया कि सर ये हम इंतज़ार कर रहे थे, बच्चा आ गया, बड़ा अच्छा है। मैं ठीक है इसको दीजिए। इतनी देर में देखा कि उसकी मदर का फ़ोन आ गया। वो अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे बेटे को कहाँ ले गया, वापस लेके आओ, नहीं तो मैं जो है ना ट्रेन के नीचे कट के मरूंगी मैं तो। उसका पेरेंट्स, उसके फादर बड़े परेशान। मैंने कुछ इसको कहा भाई चुपचाप भेजो इसको, क्योंकि ये जो यहाँ रुकेंगे बिना पेरेंट्स के, ये ख्याल ही उनको नहीं आता है कभी पेरेंट्स को। मैंने कहा ये दूसरे और बच्चों को भी लेके जाएगा, सो प्लीज़ इसको जल्दी से भेजिए, चाहे कितना ही अच्छा है, ये दूसरों को भी ख़राब करेगा। तो इस तरह हमने अभी एनालाइज़ किया कि हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है स्पोर्ट्स का, और मैं फिर बताता हूँ, जो पहला प्रिंसिपल था हमारा, सॉकर इज़ फॉर सोसाइटी, नॉट सोसाइटी इज़ फॉर सॉकर। तो हमने सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं। तो पहले तो क्या है डेफिशिएंसीज हमारे यहाँ कि ये स्टेट सब्जेक्ट हैं, कोई सेंट्रल पॉलिसी इस पर लागू नहीं हो सकती पूरे देश में। एक कोचेस की कोई हायरार्की नहीं है कि कोई सीनियर कोच के अंडर कोई जूनियर कोच काम नहीं करेगा। और हमारे यहाँ जितनी स्कीमें हैं वो सिर्फ 12 से 16 साल के बच्चे, ना उससे पहले की ना उसके बाद की। और हमारी जो सोसाइटी है वो भी इतनी विजिलेंट नहीं है अबाउट स्पोर्ट्स। मुझे याद आ रहा है कि जब हमने फीफा वर्ल्ड कप सेल बनाया था अंडर 17 फीफा 2017 में, तो पेरेंट्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लेकिन वो सब चाहते थे कि आज ही इंडिया खेल जाए उनका बच्चा, इसी साल खेले, नहीं तो उसके बाद जैसे फुटबॉल ही ख़त्म हो जाएगी। कई बहुत अच्छे बच्चे थे जो आज नहीं परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उनको बहुत अच्छा था, लेकिन पेरेंट्स उनको ले गए कि नहीं सर अभी नहीं आ रहा है तो फिर ये कब आएगा। सो दे आर मोर ईगर टू इन ए प्रेजेंट, नॉट इन फ्यूचर। ये हम सब फॉलो करते हैं। एक और बात है, हमारे यहाँ जो कोचेस भी हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी कहाँ है। अभी बहुत सारे लाइसेंस आजकल चल पड़े हैं, बी सी डी, डी का भी और भी डी। तो अब हमारे यहाँ अभी जो लेटर निकला था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 89 अकेडमीज़ को एक्रेडिटेशन दिया है। 89 कितने कोचेस रख लेगा, कितनी अपॉर्चुनिटी देगा, वो भी थ्रू आउट ईयर देगा कि नहीं देगा। और हमें पता है इवन ए लाइसेंस और जितने, बल्कि उनको और समस्या है, जो जितना बड़ा लाइसेंस धारी हो जाता है वो सोचता है मैं छोटे बच्चों को मैं कोचिंग नहीं करूँगा, वो छोटे क्लब में नहीं जाना चाहता, अपने मोहल्ले के बच्चों को कोचिंग नहीं लेना चाहता है। तो जिसके कारण क्या हुआ, और जो आई लीग और ISL है वहाँ तो सब फॉरेनर कोचेस आते हैं, अपना स्टाफ साथ में लाते हैं, वो तो इनको प्लेयर से भी बात नहीं करना। मुझे सब पता है इस चीज़ का, हमें सब पता है, ये ओपन सीक्रेट है। तो हमारे इवन जो क्वालिफाइड कोचेज़ हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कोचिंग की इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो इसीलिए जो हमारे फुटबॉल क्लब जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो सोसाइटी ओरिएंटेड क्लब हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं, इनका होना और बहुत ज़्यादा नंबर में होना बहुत ज़रूरी है। जितने हमने ऊपर ये डेफिशिएंसीज हमने अपने सिस्टम में डिस्कस करी है, ये अगर दूर हो सकती हैं तो ये फुटबॉल क्लब्स के माध्यम से दूर हो सकती हैं। सॉकर के दो पहलू हो जाते हैं, एक तो सोशल जो हमने बताया, एक टेक्निकल। इसमें सारी रेस, क्रीड, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सब दूर हो जाता है, सब बातें हैं जो प्लेयर हैं सब आगे खेलते हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो एक हमारे पास जो फार्मूला है कैच देम यंग वाला, वो बहुत बढ़िया लागू होता है। 5 साल का बच्चा भी अपने घर से निकल के आगे खेलेगा, सोसाइटी के अंदर क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद 16 साल के बाद वाला जो कोई स्कीम नहीं है, उसको लिए एक प्लेटफार्म है, यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं, सीनियर्स यहाँ आते हैं, यहाँ 5 साल का बच्चा भी खेल रहा है और 50 साल का सीनियर भी खेल रहा है क्लब्स के अंदर। फिर बड़े फ्लेक्सिबल हैं,
कोई भी डिसीजन लेना होता है एकदम से आप उसको डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक बार हम लोग दिल्ली की क्लब्स को 10-12 बच्चे लेके हम लोग गए थे। तो वहाँ क्लब्स हैं उनके, बहुत पुराने क्लब हैं। तो गर्मियाँ थी, तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा ऐसे ही मजाक, मैंने कहा भाई ठीक है, अगर फ्लड लाइट में खेल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बात है 2:30-3 बजे की, हम लोग पहुँचे थे दिल्ली से। कहते ठीक है सर, हो जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी है, उन्होंने बच्चों ने 6 बजे फ्लड लाइट ऑन कर दी। 6 बजे से 11 बजे तक किसी को पता ही नहीं लगा 11। मैंने कहा भैया कल हमने जाना भी है वापस और बच्चों को सोना भी है। सोसाइटी आ गए, सरपंच आ गए और प्रिंसिपल्स आ गए स्कूल के, सब ने एंजॉय किया रात के 11 बजे तक। जो आया सब कुछ इनाम ले गए, एक एक प्लेयर को 3-3 इनाम मिले। सो ये पॉसिबल है कि ऑलरेडी एक क्लब एग्जिस्ट करता है, उसके कारण से ये सारे काम हुए। अब हमने इस जो हमारा क्लब है, जो जहाँ आप ऑलरेडी कहीं अटैच हैं, आपका खुद का अपना एकेडमी है, इसको आगे ग्रो कैसे करना है। उसमें नेचुरली जब ग्रो होगा फाइनेंसेस भी चाहिएंगे, तो इससे अब कैसे आएगा। ये आएगा, मैंने बताया ना कि शुरू में भी, मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वेयर टू इन्वेस्ट इज़ ए प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमें क्या करना, तैयारी क्या करनी है हमें कि अपने क्लब को, फुटबॉल क्लब को सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर कराना है, जिसमें बैंक अकाउंट ओपन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा क्लब का, ऑफिशियल एक एड्रेस देना पड़ेगा। तब हम लोग, ये सब कुछ कंडीशंस हैं, ये अगर पूरी करके हम ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में अप्लाई करेंगे तो आप आई लीग क्लब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ये काफ़ी इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेकिन कोई ऐसी इम्पॉसिबल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। इसमें फर्दर कोई भी गाइडेंस चाहिएगी तो हम लोग उसमें, हम लोग सब आपस में एक दूसरे के हम सहायता कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंडिया में फुटबॉल का फ्यूचर क्या है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फॉरेनर क्लब्स इंडिया में इंटरेस्टेड हैं। पहली बात तो ये है। क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि पूरे यूरोप में, अमेरिका में और जगह बहुत इंडियन ओरिजिन्स के आदमी रहते हैं। वो चाहते हैं इंडियंस को, फ़ैन फॉलोइंग इंडियन हमसे जुड़े। तो उसका मेन साधन, अगर कोई इंडिया का प्लेयर उनके क्लब्स के खेल इतना एलिजिबल बनता है कि वो इंडिया क्लब से खेले, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ेगी, उनको स्पॉन्सर भी बहुत बढ़ेंगे, मिलेंगे। सो इसलिए जितने फॉरेनर टॉप क्लब्स हैं वो इंडिया में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनको यहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेस नहीं मिल पाता, इसलिए वो थोड़े दिन में आते हैं। मैं देखता हूँ दिल्ली के अंदर तो ये सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में बहुत सारे आएंगे, लेकिन वो 3 महीने में फेड आउट हो जाते हैं, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या एक जिसको कोई रिकग्नाइज्ड जम के क्लब नहीं बैठा है जो उनको हेल्प आउट कर सके। और दूसरी चीज़ है कि इंडियन इकनॉमी एक डेवलपिंग इकनॉमी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही काम कर रहे हैं जो डेवलप्ड नेशन कर रहे हैं। उनकी तरह पहनते हैं, उनकी तरह खाते हैं, वो जो कार यूज़ करते हैं हम वो यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, हर लाइफ में जो डेवलप्ड नेशन है उनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, उनकी तरह हम खाते पीते हैं, पहनते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट क्या होता है, स्पोर्ट्स में भी फुटबॉल। सो यहाँ पर भी द फ्यूचर इंटरटेनमेंट इज़ फुटबॉल, इंडिया में भी आना ही है। अब इसके लिए हम कितने तैयार हैं, ये हमारी तैयारी पे डिपेंड करेगा, आज की तैयारी पे। जैसे हमने पहले में कहा था, हम अपने बच्चों का फ्यूचर तो डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर। तो हम फ्यूचर के लिए तैयारी कर सकते, ये तय है। अब जैसे अभी लेटेस्ट आया था कि हमारी जो ISL है ये दुनिया में 5वीं लार्जेस्ट लीग है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग 5वें नंबर पर आ चुके हैं। और हम, आपको पता है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लोग, तो दूसरे तीसरे नंबर में आने में कुछ को टाइम नहीं लगेगा। लेकिन और उसमें किसको
फ़ायदा होगा, कौन डेवलप करेगा, जो आज तैयारी करेगा। तो इसके लिए ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है इंडियन सिस्टम को और इसको, लेकिन उसको दूर करने के लिए हमें एक मौका है कि हम अपने जहाँ भी काम कर रहे हैं इसको, क्लब को और बनाएं, क्लब औरों को मदद करें क्लब बनाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसको ग्रो करें। ग्रो का मतलब है कि उसकी जो एएफएफ की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करें, अकाउंट खोलें, ट्रांसपेरेंट बने, स्पॉन्सर्स आएंगे आपके पास, सब कुछ होगा, क्योंकि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग इकनॉमी। और सबको पता है, जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो हमसे बड़ा है, वो स्कोप देख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा भी करेंगे तो सब आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आज के टाइम में आज इतना ही थोड़ा सा करते हैं, और इसमें फिर वही दोहराऊंगा, अगर आपके क्लब्स को आई लीग में और ग्रो करना है तो इसमें जो फर्दर गाइडेंस होगी हम सब आपस में मिलके एक दूसरे को सब हम लोग गाइड कर सकते हैं। और क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत आसान है, लेकिन उस जो डेफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती हैं हर एक कंट्री में, उसको कैसे दूर करें। और फुटबॉल का जहाँ तक ताल्लुक है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू फॉर्म ए क्लब इन योर लोकेलिटी एंड टू डेवलप इट एंड टू पार्टिसिपेट इन आई लीग। धन्यवाद, फिर बात करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, स्टे एट होम। धन्यवाद।